एवरीवन, वेलकम बैक टू अकिया क्लासेस। तो आज हम थर्ड पार्ट है ये हमारे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, क्लास 10th का, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड देयर वेरिएशंस। तो काफ़ी लंबी जा रही है ये सीरीज़, तो मैं कोशिश करूँगी कि आज हम इस चैप्टर कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। बट अगर आपको कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, मैं वो अच्छे से आपको पढ़ा दूँगी। तो अभी हम बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर की। एटॉमिक साइज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेटालिक कैरेक्टर के लिए हमें ट्रेंड जानने के लिए पहले पता होना चाहिए वो एलिमेंट्स कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स कहलाते हैं। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आउटरमोस्ट शेल से, यानी आउटरमोस्ट शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं रेकमेंड करूँगी आप जाकर उनको ज़रूर देखें। मैंने एक एक चीज़ डिटेल में समझाई हुई है, तभी आपको आगे जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सब आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़, जो एलिमेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे एटम्स को हम मेटल्स कहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कौन से आयन बन जाते हैं? वो कैटायंस बन जाते हैं। तो हम इसको दो तरीके से कह सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स या एटम्स जिनकी टेंडेंसी होती है, जिनके लिए आसान होता है इलेक्ट्रॉन देना, जिनकी टेंडेंसी होती है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना, या जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव आयंस बन जाना, या जिनकी टेंडेंसी होती है कैटायंस बना देना, उनको हम कहते हैं मेटल्स। समझ रहे हो? और कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन ज़्यादा मेटालिक है, कौन कम मेटालिक है? तो कंपेयर इसी से होगा कि जो एटम इलेक्ट्रॉन अपना ईजिली लूज़ करेगा वो एटम उतना ज़्यादा मेटालिक होगा। समझ रहे हो? ईजिली लूज़ करेगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना, तो वो उतना ज़्यादा मेटालिक कहलाएगा। क्लियर है ना? तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो हमारा सोडियम मेटल है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाले यहाँ पे है ना, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नाम में ही मेटल है, तो इनकी टेंडेंसी होती है टू गिव इलेक्ट्रॉन या टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसमें से एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है सोडियम का। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज़ 11, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होंगे? अंदर 2 होंगे, फिर 8 होंगे और लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा सबसे बाहर। तो अब वो स्टेबल होने के लिए इसकी नियरेस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी है? नियॉन की, यानी 2,8। तो 2,8 बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा ईजी होगा इसके लिए, है ना? तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये पॉजिटिव आयन बनेगा, यानी कैटायन बन जाएगा अपना बाहर का इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो ये सोडियम क्या है? मेटल है। फिर मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कैसे, मतलब सॉरी, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? तो मैग्नीशियम इज 282। अब ये जो सबसे बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको लूज करके ये ईजिली स्टेबल हो सकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है और ये Mg2 पॉजिटिव आयन बनाकर मेटल बन जाता है। ठीक है, मतलब मेटल कहलाता है, तभी ये Mg2 पॉजिटिव बनाता है, राइट? तो जो भी मेटल्स होंगे वो कौन से एटम्स होंगे? जिनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, और इलेक्ट्रॉन देकर वो कैसे आयंस बन जाते हैं? पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर इन दोनों में जब हम कंपेयर करना चाहेंगे ना, तो मेटालिक कैरेक्टर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो ईजिली इलेक्ट्रॉन दे रहा है? तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन देना ईजी है सोडियम के लिए। मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं स्टेबल होने के लिए, तो मतलब मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, इसलिए सोडियम ज़्यादा मेटालिक है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। समझ रहे हो? ठीक है, आई होप क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है। तो अभी जो मैंने आपको बात बताई कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं, तो ये और उस वजह से मैंने कहा सोडियम जो है ज़्यादा मेटालिक है। हर जगह पर आप एक यही चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा, 2 मेन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा मेटालिक कैरेक्टर डिसाइड करने के लिए, दैट इज़ एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। आपने पीछे भी देखा होगा, उसमें भी हम एटॉमिक साइज के लिए भी हम न्यूक्लियर चार्ज को कंसीडर कर रहे थे। तो न्यूक्लियर चार्ज इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पर बात आ रही है एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज के साथ मेटालिक कैरेक्टर कैसे चेंज होता है, कैसे बदलता है? तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल सबसे दूर चला जाता है। एटॉमिक साइज बढ़ने का मतलब क्या है? एटॉमिक साइज कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, है ना? अब नंबर ऑफ शेल्स मान लो बढ़ गए, सपोज करो हमारे पास 2 एटम्स हैं, एक के पास सिर्फ 2 ही शेल हैं, एक के पास 3 शेल्स हैं बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इसके बीच में और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में इस वाले एटम में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी ना,
ये ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड होगा। यहाँ देखो डिस्टेंस बढ़ गया न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उस वजह से इन दोनों के बीच में उतनी फोर्स नहीं होगी। तो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा ना, मतलब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, एटम का साइज बढ़ रहा है, तो बाहर वाला शेल के इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चले जाते हैं। ज़्यादा दूर जाने की वजह से क्या हो जाता है, इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, फोर्स जो है कम हो जाती है। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर कम फोर्स से खींचा हुआ है न्यूक्लियस से, कम फोर्स से बंधा हुआ है न्यूक्लियस से, तो इस इलेक्ट्रॉन को देने में इसको आसानी होगी, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। बट अगर हम इस एटम की बात करें तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नज़दीक है न्यूक्लियस के, काफ़ी फोर्स से खींचा हुआ है न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो इसको देने के लिए, इसको निकालने के लिए, इसको लूज़ करने के लिए इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत तकलीफ होगी। समझ के मतलब अगर आप जनरली एग्जाम्पल हो, अगर आपके पास का कोई बहुत दूर का कोई इंसान है, अगर वो चला जाए तो आपको उतना दुख नहीं होगा। बट अगर आपके कोई नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है कोई इलेक्ट्रॉन, बहुत पास है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका, वो अगर चला जाए तो आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, राइट। तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। समझ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली निकल जाएगा, है ना। समझ के, तो आपने ये याद रखना है, ये वाला लाइन देखो, एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा। समझ गए। न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है, यानी कि न्यूक्लियस ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है, मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स बढ़ेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को ये ज़्यादा स्ट्रांगली खींच कर रखेगा। उस वजह से क्या होता है, अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो उस वजह से एटम का साइज़ कम हो जाएगा, है ना। और एटम का साइज़ कम हो जाएगा तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, राइट। तो अगर हम न्यूक्लियर चार्ज के केस में बात करें तो उसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ये और स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा और ज़ोर से खींचेगा। उस वजह से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब कम मेटालिक कैरेक्टर, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होता है। बट यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली रिमूव नहीं हो पाता है। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड देखते हैं अब। ठीक है, तो अभी हमने दो चीज़ें डिस्कस की, एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है मेटालिक कैरेक्टर, और साथ में दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे। अब जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, सपोज करो हमें पता है कि ये मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे, अगर हम डाउन द ग्रुप लें, है ना, नीचे की तरफ साइज बढ़ रहा है एटम का, तो एटम का साइज बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, राइट। इसका मतलब इस ग्रुप में अगर हम देखें फर्स्ट ग्रुप में, तो फ्रेंशियम, इसका सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ गया। अब बट दूसरी चीज़ भी है साथ में, न्यूक्लियर चार्ज को हम नीचे की डायरेक्शन में ज़रा कंसीडर करते हैं। अब देखो नीचे की डायरेक्शन में जब हम न्यूक्लियर चार्ज कंसीडर करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ शेल्स तेज़ी से बढ़ते रहते हैं नीचे जाते जाते, है ना। उस वजह से न्यूक्लियर चार्ज में जो इंक्रीज़ होता है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता। मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है नीचे की डायरेक्शन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बट उसको जब हम कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ शेल एटॉमिक साइज के साथ, तो वो कम पड़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज में जितना बढ़ोतरी होती है, इट्स लेस एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसका काम, इसको हम कंसिडर करते हैं। एटॉमिक साइज का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है फिर मेटालिक कैरेक्टर पे, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट इतना नहीं पड़ पाता, क्योंकि इसके न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो जो तेज़ी से बढ़ रहा है उसका बोलबाला चलेगा, उसी की चलेगी। तो इस वजह से फ्रेंशियम जो है वो ज़्यादा मेटालिक होगा, यानी कि डाउन द ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। समझ के। वैसे ही सेकंड ग्रुप की बात करो, इसमें भी बेरिलियम से ज़्यादा नीचे की तरफ को मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि सेकंड ग्रुप में सबसे कम मेटालिक कौन होगा, बेरिलियम होगा, है ना। तो हर एक ग्रुप में ऐसा होगा, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर नीचे की डायरेक्शन में बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे ऑल्दो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मेटल्स नहीं है, ये नॉन मेटल्स हैं, बट फिर भी अगर हम कंपेयर करना चाहें तो इनके जो नीचे की डायरेक्शन में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि बिस्मथ एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन ज़्यादा मेटालिक होगा, पोलोनियम एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज़्यादा मेटालिक होगा, एस्टेटाइन एज कम्पेयर टू फ्लोरीन ज़्यादा मेटालिक होगा। अभी हमने सिर्फ इनकी आपस में ही कंपैरिजन किया है अपने ही ग्रुप में। अब जब हम सेकंड बात करेंगे वो है लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, तो मैं आपको ये नोट्स के थ्रू दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा। चलिए, तो अब देखिए ट्रेंड्स इन मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया डाउन द ग्रुप, जब हम हाइड्रोजन से नीचे सीजियम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना,
तो क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है और एटॉमिक साइज की जो इंक्रीज है, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज को हम कंसीडर नहीं करते, हम एटॉमिक साइज के हिसाब से मेटालिक कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है नीचे जाते हुए, इसलिए। और एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल रहे हैं ना, तो इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। तो हम जब फर्स्ट ग्रुप में देखते हैं तो फ्रेंशियम इज मोर मेटालिक है ना, बट ये क्योंकि रेडियो एक्टिव है, इसकी प्रॉपर्टीज़ नोन नहीं है, इसलिए हम सीजियम को ज़्यादा मेटालिक मानते हैं फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, लिथियम सबसे कम मेटालिक होगा फर्स्ट ग्रुप में, समझ गए। अब हम अक्रॉस ए पीरियड बात करते हैं। हमने अलग अलग ग्रुप की बात कर ली। अपने आप में जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे नीचे वाला जो एटम होता है वो ज़्यादा मेटालिक होता है। अब हम अक्रॉस ए पीरियड लेफ़्ट टू राइट की बात करते हैं। तो हमें पता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है, तो आपको पता है एटॉमिक साइज इतना नहीं बढ़ता है ना, एटॉमिक साइज जो है वो इतना, मतलब नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, उस वजह से एटॉमिक साइज जो है वो सेम रहता है। बट वहाँ पर क्या होता था, एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाती थी एटॉमिक साइज में, कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, पर है ना, जब हम लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ शेल तो ऐड नहीं हो रहे, उतने ही शेल्स हैं, उसी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर अंदर की तरफ फोर्स ज़्यादा लगती है और उस वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। तो जैसे जैसे अक्रॉस अ पीरियड हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की साइड को, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक साइज इसका मतलब कम हो रहा है। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो अब ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड हैं वो ईजिली नहीं निकल पा रहे, तो मेटालिक कैरेक्टर घट जाता है। समझ में आया। तो अक्रॉस अ पीरियड लेफ़्ट टू राइट अगर हम बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ से उस डायरेक्शन में जब जा रहे हैं, न्यूक्लियर कैरेक्टर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है और उस वजह से मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाता है। तो इसलिए जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में है यहाँ आपको मेटल्स मिलेंगे, ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है, और इस साइड में आपको सारे नॉन मेटल्स मिलेंगे। क्लियर है। मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस ए पीरियड लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस बट डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ठीक है, तो एक अच्छा साइड में मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, हमने जब फर्स्ट ग्रुप कंसिडर किया तो हमने हाइड्रोजन की बात नहीं की, बट है ना, हमने डायरेक्ट लिथियम से स्टार्ट कर दिया कंपैरिजन। हाइड्रोजन की बात क्यों नहीं की, वो भी तो मेटालिक ग्रुप के साथ है। देखो क्या, क्यों हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोजन को हम नॉन मेटल कंसिडर करते हैं, चाहे इसको मेटल्स के साथ रखते हैं लिथियम वगैरह के साथ, बट इसको नॉन मेटल कंसिडर करते हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है ना। और अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर ले तो ये प्रोटॉन ही बच जाता है, मतलब अगर हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकाल लिया जाए तो ये क्या बच जाता है, एक ही प्रोटॉन रहता है इसके अंदर, जिसको हम H पॉजिटिव कहते हैं, और H पॉजिटिव को ही हम कई बार डायरेक्ट प्रोटॉन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेटालिक कैरेक्टर समझ आ गया आप लोगों को, है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ और इन्फॉर्मेशन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कई बार बोल देता है एग्जामिनर, इनके केस में इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना और गेन करने के केस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रिडक्शन, ऑल्दो रिडक्शन रिड्यूस वर्ड से लिया गया है, बट आपने याद रखना है उल्टा, है ना। रिडक्शन का मतलब रिड्यूस है, कम होना, बट इसका उल्टा क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो रिडक्शन रिड्यूस यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, रिडक्शन का जो मतलब है उसका उल्टा इसका डेफिनेशन होगा इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो रिडक्शन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वाइल ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बट दूसरे को रिड्यूस करते हैं। अब मुझे पता है कि दूसरे रिडक्शन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना, अब दूसरे को रिड्यूस कराना है। मान लो ये आपका एलिमेंट ए है, ये बी एलिमेंट है, अब बी एलिमेंट को ये ए जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि ये क्या करेगा, इसकी रिडक्शन करवाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इसकी रिडक्शन करवाने का मतलब क्या है, बी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो ये रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगी इसमें। तो ए क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा और बी जो है इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, यानी कि ए इलेक्ट्रॉन दे देगा, लूज करेगा, बी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी तो बी की रिडक्शन हो जाएगी और ए की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, समझ के। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बट दूसरे को रिड्यूस करवा देते हैं,
समझ के, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में कहें तो रिड्यूसिंग एजेंट्स खुद इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और दूसरों को इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेटालिक कैरेक्टर की बात होगी तो इसी से रिलेटेड नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है ना, बिल्कुल इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या है कि नॉन मेटल्स कौन होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स, मैंने क्या कहा था मेटालिक कैरेक्टर में, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनको इलेक्ट्रॉन लेना है, जिनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़रूरी है, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब कोई ले लेता है, कोई नेगेटिव चार्ज अगर ले रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज वाले आयंस को क्या कहते हैं हम? एनायंस। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन मेटल्स। या आप कैसे कह सकते हो, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन यानी एनायन बन जाना, तो उनको हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम कहते हैं नॉन मेटल्स। राइट, और ये क्यों इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं? ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, यानी ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाए, है ना। तो हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस शेल, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा। मैं ऑलरेडी ये सब कुछ आपको पढ़ा चुकी हूँ लास्ट क्लासेस में। ठीक है, सो इफ़ वी टेक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर इज 7, और जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, और वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है? 2,5। अब या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर ले तो वो इसके लिए बहुत मुश्किल है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये हीलियम तो बन सकता है, हीलियम के बराबर स्टेबल कन्फिगरेशन ले आ सकता है, बट वो बहुत मुश्किल है इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना। उससे ज़्यादा ईजी इसके लिए होगा 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इसके लिए आसान हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू लूज़ करना, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नॉन मेटल्स। दैट्स वाई नाइट्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा वो सब हमें किससे पता चलता है? ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसके आउटरमोस्ट शेल में है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा 8 बनने के लिए। राइट, इनके सबकी एक ही ख्वाहिश है कि इन्होंने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ले आने हैं। ठीक है, और 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 बन जाएगा। समझ गए? इसी को कहते हैं हम टू अचीव द ऑक्टेट, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स बना देने हैं कंप्लीट किसी भी हालत में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स जो है उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, क्लोरीन है 287, 17 एटॉमिक नंबर, 17 इलेक्ट्रॉन्स 287 की फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया 288 बन गया, Cl नेगेटिव अनायन बन गया। ऑक्सीजन है 2,6, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके O2 नेगेटिव 2,8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, तो अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी मेटालिक कैरेक्टर के जैसे दो चीज़ों पर डिपेंड हो रहा है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। अब मैंने कहा बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा मेटालिक कैरेक्टर के, तो बहुत ईजी है। एटॉमिक साइज हमें पता है, अगर डिक्रीज होगा उसका मतलब क्या है? न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है ना। अगर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तभी तो वो एटॉमिक साइज को डिक्रीज कराएगा ना, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो आपने अगर न्यूक्लियर पुल याद नहीं भी रखना है ना इस एटॉमिक साइज वाले केस में तो कोई बात नहीं, आपको बस इतना पता होना चाहिए, एटॉमिक साइज जब डिक्रीज करता है, छोटा अगर है कोई एटम, है ना, और उसके साथ में कोई बड़ा एटम ले लो, ठीक है, तो जो छोटा एटम है इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है ये ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगा, नए इलेक्ट्रॉन को भी ईजिली खींचेगा। बट यहाँ देखो, बड़ा एटम है, न्यूक्लियस इधर पड़ा है, बाहर कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि इसके बीच में दूरी बहुत है तो इसको कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बट यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन नज़दीकी है, छोटा है बिल्कुल इसका एरिया, है ना, तो इलेक्ट्रॉन आ गया नज़दीक तो एकदम से इसको खींचने की कोशिश करेगा न्यूक्लियस, क्योंकि एटम का साइज़ छोटा है। तो एटॉमिक साइज़ अगर छोटा होता है, जो एटम जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर ले वो उतना नॉन मेटालिक होगा। समझ गए? जो एटम जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, है ना, इलेक्ट्रॉन को जो एटम जितना इजीली गेन करे उतना ज़्यादा उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। रिमेंबर दिस। ठीक है, तो एटॉमिक साइज अगर छोटा है तो न्यूक्लियस इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, अगर एटॉमिक साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं ले सकता क्योंकि दूरी बहुत है बीच में। ठीक है, तो
एटॉमिक साइज छोटे होने की वजह से टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है, उस वजह से ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर दिखता है। तो यहाँ पे ये आपने ज़रूर नोट कर लेना है कि एटॉमिक साइज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यानी अगर एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा जैसे इस केस में, तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन नहीं कर पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा, जैसे हमारे मेटालिक में क्या था, मेटालिक कैरेक्टर में था न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उस वजह से न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज नहीं कर पाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन जोर से खींचा रहेगा न्यूक्लियस के साथ। तो वही कुछ यहाँ पर भी चलता है और उसको नॉन मेटालिक कैरेक्टर के टर्म्स में हम बताएंगे। बस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली खींच रहा है, इसकी फोर्स बढ़ गई ना न्यूक्लियस की, अब अंदर खींचने की फोर्स बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है इसके आसपास तो एकदम से खींचेगा, इसकी वजह से क्या हो गया, न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ गया है तो इलेक्ट्रॉन को एकदम से खींचेगा, यानी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है ना। तो इसका मतलब ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। तो ये लाइन आपने ज़रूर लिख देनी है कि न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉन मेटालिक कैरेक्टर के, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा ईजिली ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो उतना ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा ट्रेंड देख लेंगे, है ना, डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट चलता है आपके मेटालिक कैरेक्टर के, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप हमें पता है क्या होता है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन है और नीचे एस्टेटाइन है, ठीक है। अब देखो, तो फ्लोरीन से जब हम एस्टेटाइन की तरफ बढ़ते हैं एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। फ्लोरीन छोटा सा है, एस्टेटाइन जो है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है है ना। तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है नीचे के डायरेक्शन में, एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें बढ़ रही है नीचे की डायरेक्शन में, बट इन दोनों में से ज़्यादा प्रिवेलेंट कौन है, किसकी चलेगी, एटॉमिक साइज की चलेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज में जो बढ़ोतरी हो रही है नीचे के डायरेक्शन में वो कम हो रही है, जो एटॉमिक साइज है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, देखो, है ना, इतना सा था और इतना ज़्यादा बड़ा साइज हो गया नीचे आते आते, इसलिए हम एटॉमिक साइज की बात सुनेंगे डाउन द ग्रुप। तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ता है तो हमें पता है क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब इजीली नहीं गेन कर सकता ना, ये बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा उसको इजीली नहीं खींच पाएगा क्योंकि डिस्टेंस बड़ा हो गया, इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा डाउन द ग्रुप। याद रखना है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है उस वजह से नॉन मेटालिक नेचर घटता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन की फैमिली ले लो, कार्बन नॉन मेटल है ना, नॉन मेटालिक कैरेक्टर नीचे आते आते कम हो रहा है, देखो सबसे नीचे जो इसके पास टिन है, लेड है, ये सब क्या है, मेटल्स हैं, जो सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं, और सिर्फ कार्बन इस फैमिली में, इस ग्रुप में नॉन मेटल है, ठीक है। तो कार्बन वाली फैमिली में कार्बन ही नॉन मेटल है, नीचे आते आते नॉन मेटालिक कैरेक्टर खत्म हो गया और उसकी जगह मेटालिक कैरेक्टर शुरू हो गया, है ना। तो अब हम बात करते हैं दूसरा ट्रेंड, दैट इज अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट। न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट क्या होता है, हमें अब तक पता चल गया है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम जा रहे हैं, ठीक है। उसका मतलब एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। एटॉमिक साइज घटेगा तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को ये इजीली गेन कर पाते हैं, है ना, जितना छोटा साइज होगा उतने इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, एटॉमिक साइज घटेगा, उसका मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देख सकते हो आप, जो ये सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड है ना, उसमें सोडियम का जो मेटालिक कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब सोडियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है, क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है, इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर सोडियम से क्लोरीन की तरफ को जाते हुए बढ़ेगा। तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक होगा थर्ड पीरियड में, ठीक है, और सोडियम सबसे कम नॉन मेटालिक होगा, ये तो मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, समझ के, ठीक है। और यहीं पे सेम चीज़ मैं फिर से आपको लिख कर दिखा रही हूँ इधर, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अब देखो जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे जो मेटल्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, है ना। तो जो मेटल्स हैं हमारे, वेट में लिख लेती हूँ, तो जो मेटल्स हैं हमारे वो रिड्यूसिंग एजेंट, RA लिख रही हूँ मैं, ठीक है, उनकी तरह बिहेव करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देकर दूसरे को रिड्यूस करा देते हैं। बट जो नॉन मेटल्स हैं हमारे, ये कैसे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करेंगे, दूसरे की ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेंगे तभी तो उसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे। सपोज करो ये A है, ये B है, हमने
ए क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका काम है इसकी ऑक्सीडेशन कराना, बी की ऑक्सीडेशन, ठीक है। बी की ऑक्सीडेशन कब होगी, जब बी से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा। तो बी से जो इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा वो लेने वाला कोई तो होना चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो बी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, बी की में ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, बी की ऑक्सीडेशन करवा दी। किसने करवाई, ए ने करवाई। ए ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि ए खुद की इसकी रिडक्शन हो गई, बी की इसने ऑक्सीडेशन करा दी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं, यानी दूसरे का इलेक्ट्रॉन लूज करवा देते हैं और खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये तो बात हो गई सारी मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की। अब आपको केमिकल रिएक्टिविटी में थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब वैसा होता है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ईजिली रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस वगैरह बहुत ईजिली कर लेते हैं। उनको कोई ज़्यादा स्पेसिफिक हमें टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा कोई एटमॉस्फेयर या सिचुएशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर जाते हैं और जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। तो केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है ऑन टेंडेंसी टू लूज और गेन। यहाँ पे कोई एक चीज़ नहीं है, लूज या फिर गेन करने की टेंडेंसी। चाहे तो कोई भी एटम ऐसा हो सकता है जिसको इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी लगता है, तो वो भी केमिकली रिएक्टिव हो सकता है। हो सकता है कि इस एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी लगता है, तो वो भी केमिकली रिएक्टिव हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो ये तो टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स को हम केमिकल रिएक्टिविटी कहते हैं। और ये क्यों होता है, लूज और गेन क्यों करता है इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम, है ना। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन कब क्यों करता है, ताकि उसका आउटमोस्ट ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ठीक है। जितना ज़्यादा ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी इन केस ऑफ मेटल्स। समझे, ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज। अगर मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो अगर कोई मेटल जितना ज़्यादा टेंडेंसी है, कोई मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कहलाएगा। बट अगर नॉन मेटल की बात करें तो कोई भी नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव तब कहलाएगा जब वो ईजिली गेन करे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली, उसका मतलब ग्रेटर रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। अगर मेटल की बात करें तो मेटल में टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लियर है। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज करेगी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, वो नॉन मेटल्स रिएक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कहलाएगा। क्लियर है। अब हम इसमें थोड़ा टेंडेंसी की बात करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया वो सब कुछ, है ना, कि मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन कहलाता है, जो मेटल ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करे। और नॉन मेटल कौन ज़्यादा रिएक्टिव कहलाता है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। अब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं। अक्रॉस अ पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज करती है पहले, फिर इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे मेटल्स हैं, फिर एक्सट्रीम राइट पे नॉन मेटल्स हैं। तो पहले तो इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे धीरे। सबसे ज़्यादा मेटल जो रिएक्टिव होते हैं वो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं, फिर डिक्रीज होगी मेटालिक, फिर धीरे धीरे नॉन मेटालिक कैरेक्टर आ जाएगा, है ना। नॉन मेटालिक कैरेक्टर आएगा और सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक होगा राइट साइड पे, समझ रहे हो। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर या मेटालिक रिएक्टिव मेटल सबसे ज़्यादा आपको एक्सट्रीम लेफ्ट पे मिलेगा। फिर धीरे धीरे मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होगी और अचानक से नॉन मेटालिक कैरेक्टर शुरू हो जाता है ना। तो फिर धीरे धीरे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और एक्सट्रीम राइट पे जो होते हैं उनका सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है। समझ में आया, ठीक है। ये थोड़ी सी अलग है कि पहले रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी फिर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अब देखो ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है सोडियम, ये इजीली इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है इजीली कर लेगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी तो एक मेटल है, इसको मैग्नीशियम को बट 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। उस वजह से ग्रुप 1 का जो मेटल सोडियम है ये ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। समझ के, है ना। इस तरीके से एल्यूमिनियम के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम में जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव मेटल है ना। तो ये तीनों तो मेटल की कैटेगरी में आए।
अब जैसे जैसे हम सोडियम से मैग्नीशियम पे आए तो मैग्नीशियम कम रिएक्टिव मेटल है, एल्यूमिनियम उससे कम रिएक्टिव मेटल है। फिर हम सिलिकन पे आए, सिलिकन को देखा इसको तो 4 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, है ना, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, ये तो और भी कम रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव आपका सिलिकन कार्बन फैमिली का मेंबर आ गया। उसके बाद हम जैसे जैसे क्लोरीन की तरफ बढ़ेंगे तो देखो फॉस्फोरस जो है वो रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है, इसकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है बट सल्फर से कम है। सल्फर के पास जाएंगे उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी अच्छी है बट क्लोरीन से कम है। तो समझ रहे हो नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी राइट साइड को जाते हुए बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल क्लोरीन है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल सोडियम है। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है और बीच में एक पॉइंट आता है सबसे कम रिएक्टिव आपको एलिमेंट मिलेगा कार्बन फैमिली में, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है धीरे धीरे, बट वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी। समझ के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी हमने पढ़ लिया है ना, यही चीज़ मैं आपको बता रही थी। देखो यहाँ से मेटल से जब हम इस मेटल पे गए रिएक्टिविटी कम हुई, इस मेटल पे आए रिएक्टिविटी कम हुई, कार्बन पे आए तो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव बन गया ये, ठीक है। उसके बाद फिर से रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी बट किसके केस में, नॉन मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रेंड्स की बात करते हैं, ठीक है। अक्रॉस अ पीरियड हमने देख लिया, अब डाउन द ग्रुप वाला ट्रेंड देखते हैं कि फिर नीचे की डायरेक्शन में केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगा, है ना। तो जब हम मेटल्स की बात करें ना, जैसे हाइड्रोजन छोड़ो, हम लिथियम को ही स्टडी करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ऐसे करके सीजियम एंड फ्रेंशियम, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जब बात कर रहे हैं तो मेटल्स के केस में अलग बात होगी, नॉन मेटल्स के केस में अलग बात होगी, ठीक है। तो मेटल्स के केस में जब हम बात कर रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। तो केमिकल रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप फॉर मेटल्स इंक्रीज करती है, याद रखना। मेटल्स के लिए केमिकल रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करिए, क्यों, क्योंकि आपको क्या याद रखना है, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो मेटल उतना ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव कहलाएगा। तो इसका मतलब नीचे के डायरेक्शन में जब हम आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है ना, लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन इजीली, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकता है। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से, इसीलिए डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, उस वजह से टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ रही है क्योंकि ये दूर होता जा रहा है ना। उस वजह से केमिकल रिएक्टिविटी, मैं आर से ही CR लिख देती हूँ, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ेगी मेटल्स की डाउन द ग्रुप। समझ, इस चीज़ को ध्यान से समझना कि मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज होगी, बट केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये आप लोग मुझे बताओगे, मैंने लिखा भी है ना, कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। इसका रीज़न आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जब हम जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो वो डिक्रीज क्यों हो रही है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। हमें पता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जितना इजीली कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है उतना ज़्यादा नॉन मेटालिक होगा वो एलिमेंट, है ना। बट डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता, कैपेसिटी कम होती जाती है, उस वजह से नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी कम होती जाती है डाउन द ग्रुप। क्लियर है। आप इसका मुझे एक्सप्लेनेशन देना क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी डाउन द ग्रुप कम हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कह लो या आयनाइजेशन एंथैल्पी कह लो, ये इसका मतलब क्या है कि आयन बनने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और कौन सा आयन, याद रखना पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके। तो इसलिए यहीं से डेफिनेशन बन जाती है, आयन बनाना है आपने, कौन सा आयन बनाना है, पॉजिटिव आयन बनाना है। पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो मतलब आयन बनाने के लिए, पॉजिटिव आयन बनाने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जितनी एनर्जी यूज होती है, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी,
ठीक है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम। अब इस चीज़ को इतना ज़्यादा ध्यान मत देना, इसका मतलब कुछ नहीं है, बस कोई भी आपके पास गैशियस एटम ले रखा है, ठीक है, उसमें से आपको कोई भी मेटल एटम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम दिया हुआ है कोई भी, है ना, और उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, ठीक है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, इसके शेल में जो ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, मान लो इसको रिमूव कराना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी कह लो, आयनाइजेशन पोटेंशियल कह लो, सेम चीज़ है, ठीक है। और अब देखो होता क्या है, अच्छा, एंड कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिवली चार्ज, वो हमने देख लिया, कैटायन बन जाएगा, है ना। जैसे ये हमारा एक आइसोलेटेड गैशियस एटम है, ठीक है, इसको हमने कुछ एनर्जी दी, उस वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया अलग और ये बन गया कैटायन अलग से, समझ गए, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी दी जाती है, याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, ठीक है। और यूनिट्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम, ठीक है। एक एटम को निकालने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी यूज़ हो रही है, दैट इज़ आयनाइजेशन। एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है ना। और ऐसा यूनिट की बात करें, यूजुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम यूज़ होती है जनरली, है ना, बट इसका ऐसा यूनिट अगर हम देखें तो क्या है, किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, किलो जूल्स पर मोल, क्लियर है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड होती है, एटॉमिक साइज पे और न्यूक्लियर चार्ज पे। पहले चीज़ हमें देखना है कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, आपको पता है जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, है ना, हमने क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसके लिए हमें एनर्जी देनी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ रह गई है ना कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, चलिए रहने दीजिए, चलिए। तो अब देखो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, एटॉमिक साइज पे, न्यूक्लियर चार्ज पे, है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, ये हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक साइज नीचे की डायरेक्शन में, डाउन द ग्रुप, आपको पता है बढ़ता है, तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा ना, जैसे जैसे आपका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कहाँ से करते हैं, बाहर वाले शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव या फिर ऐड, सब कुछ बाहर वाले शेल यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में ही सारा काम होता है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो अब देखो न्यूक्लियस और इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाएगा, समझ गए। यानी कि एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कम हो जा रही है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटमोस्ट शेल दूर चला गया है ना, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर चला गया, उस वजह से इन दोनों के बीच में फोर्स नहीं रही, उस वजह से ईजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी है वो हमें कम लगानी पड़ेगी, ये ऑलरेडी बहुत दूर है, इसको निकालने के लिए एनर्जी भी कम लगेगी, है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इतना नज़दीक है जिसके साथ न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, अब इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की ज़िंदगी से निकालना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी, है ना। बट अगर इलेक्ट्रॉन दूर है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, समझ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज के केस में। तो न्यूक्लियर चार्ज हमें पता है कि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है, उसका मतलब क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन को निकालना, अब किसी इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, बहुत ज़्यादा फोर्स बढ़ गई है इनके बीच में, तो उससे इसका मतलब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को अब निकालना, न्यूक्लियस से दूर करना, न्यूक्लियस की ज़िंदगी से निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो यूज़ होगी वो ज़्यादा होगी, समझ में आया, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो एटॉमिक साइज, मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूँ, ठीक है, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, कितनी एनर्जी यूज़ होगी, ज़्यादा एटॉमिक साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी यूज्ड कम है ना। बट अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी तो ज़्यादा ही यूज़ होगी क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांगली खींच कर रखेगा इलेक्ट्रॉन को, तो आपने ये चीज़ ज़रूर लिखनी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब हम इसी के बेस पे बात करेंगे ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी में, दैट इज़ फर्स्ट अकॉर्डिंग अक्रॉस अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं,
है ना, अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो हमें पता है एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, है ना। एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, है ना। और उस वजह से क्योंकि एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है यानी प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। ये मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, है ना। तो एटॉमिक साइज कम हो जाएगा लेफ्ट टू राइट क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब उसका मतलब क्या है? अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड हो जाएगा न्यूक्लियस के साथ, है ना। इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्ट्रांगली इन द आउटरमोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, उस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है न्यूक्लियस ने, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी। समझ के? हमने ऊपर भी देखा था कि एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, तो अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। अगर एटॉमिक साइज छोटा है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा लगेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ये, है ना, ठीक है। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, एटॉमिक साइज घटेगा तो फिर जो आपके आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा यूज़ होगी। और लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज घटता है, एटॉमिक साइज घट रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे एग्जांपल है आपका लिथियम से लेकर जब हम नियॉन वाले पीरियड में जाएंगे, है ना, सेकेंड पीरियड के मेंबर्स हैं ये, तो आपको पता होगा लिथियम से जब हम नियॉन की तरफ जा रहे हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, उस वजह से जो नियॉन है उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि एटॉमिक साइज लेफ़्ट टू राइट घट रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट बढ़ रही है, याद रखना, है ना। अब यहाँ पर मैंने कुछ एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं कि जो हमारा बेरिलियम है, हमारा नाइट्रोजन है, ये एक्सेप्शंस होते हैं। ये थोड़ा सा मतलब जैसे इसकी जो एनर्जी होगी, है ना, बेरिलियम की एनर्जी ऐसे तो लिथियम से कम और बोरोन से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। और जैसे ही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की भी ऑक्सीजन से थोड़ी कम और कार्बन से ज़्यादा होनी चाहिए थोड़ी, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी एक्सेप्शनली आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ये बढ़ जाती है, इनकी थोड़ी सी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की भी, ठीक है, थोड़ी सी बढ़ेगी, हल्की सी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको देखना ज़रा ध्यान से। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज़ 4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2, ठीक है। अब जो ये 2s2 है, अगर हम इसको अच्छे से इन डेप्थ अगर घुस कर देखेंगे, आप लोग जो अभी पढ़ रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 288 के हिसाब से आपने उसी तरीके से चलना है, ठीक है। तो बट अगर हम आपको थोड़ा सा मैं इन डेप्थ नॉलेज देना चाहूँ तो इसको भी फर्दर हम ऐसे डिवाइड करते हैं 1s2 2s2, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं 4 की तो ये 1s2 2s2 की फॉर्म में है, और 2s2 हमें फुली फिल्ड और बहुत ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल जाती है। उस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। अब कोई भी अगर स्टेबल आदमी है, उसको आपने बहुत काम है, बहुत शांत है, उसके पास सब कुछ है, उसको आपने अगर इरिटेट करना है, उससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। वो ऑलरेडी शांत है। कोई अगर ऑलरेडी इरिटेटेड है, वो ऑलरेडी एक्साइटेड है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड है, तो उसको आपको थोड़ी सी बस हल्का सा को एनर्जी देनी पड़ेगी, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा एकदम से। समझ गए? तो बेरिलियम जो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है, जो बहुत स्टेबल है, इसलिए ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हो जाता है इस केस में। वैसे ही नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन के केस में हाफ फिल्ड है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। आपको ये एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे याद रखना है ये एक्सेप्शंस है और एक्सेप्शंस को हमेशा याद रखना है। और जो नाइट्रोजन है उसमें हाफ फिल्ड दिख रही है, वो 2p3, एक्चुअली फुली फिल्ड पी के लिए क्या होती है 2p6, ठीक है। p6 होती है फुली फिल्ड, बट p3 है दैट मीन्स हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड भी काफ़ी स्टेबल मानी जाती है, ज़्यादा स्टेबल है। ये नाइट्रोजन भी शांत है, उसका मतलब स्टेबल है ऑलरेडी, तो इसमें भी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। जितना हमने सोचा था उस तरीके से नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी हमें इनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। क्लियर है? तो अक्रॉस ए पीरियड ट्रेंड क्या हो गया? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डाउन द ग्रुप, ठीक है। डाउन द ग्रुप आपको पता है साइज जो है बढ़ रहा है ना। आपने क्या याद रखना है? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, हाइड्रोजन से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है बट एटॉमिक साइज में जो चार्ज
साइज में जो इंक्रीज होता है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर चार्ज, है ना। हम हर बार देख रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप हमेशा हम एटॉमिक साइज़ की बात मान रहे हैं, ठीक है। तो एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, उसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि आप खुद सोचो, एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, कम एनर्जी निकाल कर ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, कम एनर्जी लगाकर ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। उस वजह से हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी मानी जाएगी, फिर लिथियम, फिर सोडियम। मैंने इस तरीके से लिखा है इसको नीचे के डायरेक्शन में, बट इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, है ना, ये सोडियम, फिर पोटाशियम, रुबीडियम, ठीक है, इस तरीके से। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया हो। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयनाइजेशन एनर्जी के थोड़ा सा ऑपोजिट है, ठीक है, थोड़ा नहीं, कंप्लीटली ऑपोजिट मान सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है, एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, कि इसका मतलब होता है जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है ना एटम में, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी में या आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, है ना। आपने किसी से इलेक्ट्रॉन छीनना है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। अब आप किसी को ज़बरदस्ती कुछ खिला रहे हो तो वो गुस्सा तो करेगा, बाहर निकालेगा गुस्सा, है ना। तो यहाँ पर उसी से आपने याद रखना है कि आप किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसके मुंह से कुछ आवाज़ निकलेगी कि भाई तुमने ये मुझे क्यों दिया, तूने मेरी प्लेट में ये क्यों डाला, है ना। तो वो उसकी मुंह से जो आवाज़ निकल रही है उसको आपने याद रखना है एनर्जी रिलीज्ड फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, वाइल कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैशियस आइसोलेटेड एटम इनटू अ नेगेटिवली चार्ज गैशियस आयन। बोलने का मतलब सिंपल है कि जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उस एटम से, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। यहाँ पे भी ये टर्म है न्यूट्रल गैशियस आइसोलेटेड एटम। तो जिस एटम में आप ऐड कर रहे हो ना वो एक न्यूट्रल स्पीसी होनी चाहिए, आइसोलेटेड गैशियस एलिमेंट होना चाहिए। उसमें आप जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वो एनर्जी थी, है ना। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन करवाने की एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी जो रिलीज हो रही है जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाए। और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या था, एनर्जी जो देनी पड़ रही है जब आपसे इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए। बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके थोड़ा बात करेंगे आगे। जैसे ये एग्जाम्पल है ना, एक्स कोई भी एलिमेंट है उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो नेगेटिव आयन बन गया ना। जैसे यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज गैशियस आयन यानी कि एनायन बना देना है, तो एनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो कुछ एनर्जी निकाली एक्स ने बोला भाई तुम मुझे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो एनर्जी निकाल दो, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और ये बन गया नेगेटिवली चार्ज एनायन, ठीक है। इसके यूनिट्स भी सेम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना, और ऐसा यूनिट है किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान देना है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, जो एनर्जी दी जा रही थी उस एटम को, है ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वो पॉजिटिव थी, है ना। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव साइन की होती है, क्योंकि यहाँ पर ये रिमूव हो रही है, ठीक है, रिलीज हो रही है, समझ गए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ये Cl नेगेटिव और साथ में इतनी एनर्जी निकालता है। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जगह बनाने के लिए अब एनर्जी इसको निकालनी पड़ेगी ना कुछ, तो ये एनर्जी क्या है हमारी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये नेगेटिव साइन के साथ ही हमेशा लिखी जाती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके ट्रेंड देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उन्हीं दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज हमें पता है, एटॉमिक साइज अगर कम होगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, जितना छोटा साइज होगा उतना इजीली वो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब कोई एटम बहुत ही बड़ा है, उसमें बाहर से आप इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें इजीली नहीं घुसेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इजीली कोई एटम ले रहा है तो उसको हम वहाँ से ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलेगी, है ना। बट अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं ले रहा है तो वहाँ से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी,
ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज के साथ हम इसका रिलेशन निकालते हैं कि जो एटम जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा उसको एनर्जी उससे रिलीज होगी। सॉरी, मैंने पीछे क्या बोला, मुझे ध्यान नहीं रहा, बट मैं इसको यहाँ पे करेक्ट कर रही हूँ अभी, कि जितना छोटा एटम होगा ना, ठीक है, तो उतना ज़्यादा स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मान लो यहाँ पे ये बिल्कुल छोटा इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस वाला है, इलेक्ट्रॉन आया है बाहर से, ठीक है, इसने गेन कर लिया, तो इसने इतना स्ट्रांगली इसको गेन कर लिया कि इसने बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर ली। तो जितना छोटा एटम होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगी। समझ गए? जितना बड़ा एटम होगा, है ना, इतना बड़ा एटम है देखो, ठीक है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन डाल भी दोगे तो ये कम एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, है ना, तो कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज करेगा। जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी निकालेगा। जितना बड़ा साइज उतनी कम एनर्जी निकालेगा, क्योंकि इसको उतना फर्क पड़ेगा नहीं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। ठीक है, तो अब जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा गेन एंथैल्पी, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, है ना, और जितना कम न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी। समझ गए? ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी। इसी के बेस पे हम ट्रेंड्स देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अक्रॉस अ पीरियड। हम बात करेंगे अगर लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज हमें पता है कम हो रहा है, और एटॉमिक साइज कम हो रहा है उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जो ग्रुप नंबर 17 है ना इधर फ्लोरीन वाला, उसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा कौन निकालेगा? फ्लोरीन। ठीक है, तो अक्रॉस द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज कम होता है, उसकी वजह से एनर्जी जो निकल रही है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप की बात करें तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है ना, और हमें पता है एटॉमिक साइज की ही चलती है डाउन द ग्रुप, न्यूक्लियर चार्ज की बढ़ोतरी की कुछ नहीं चलती है ना, न्यूक्लियर चार्ज को हम कंसीडर भी नहीं करते डाउन द ग्रुप ज़्यादा। तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है नीचे आते हुए डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होती जाएगी, एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम हो जाएगी। क्लियर है? आई होप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम आपको पता चल गया हो, ट्रेंड्स पता चल गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ भी नहीं है, ये टेंडेंसी है, ये कोई एनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एक डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसकी कोई यूनिट भी नहीं है ना, एज सच इसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। जो हमने इससे पहले पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारी एनर्जीज थी कि एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को अगर हमने निकालना है तो कितनी एनर्जी डालनी पड़ेगी, वो आयनाइजेशन एनर्जी थी। अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हमने किसी एटम में ऐड करवाना है तो वहाँ से कितनी एनर्जी निकलेगी, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। और अगर कोई एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, EN से हम इसको डिनोट करते हैं। ये कोई एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ एक टेंडेंसी है ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास A कोई एटम है और B दूसरा एटम है, इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बना दिया है, एक इलेक्ट्रॉन A का, दूसरा इलेक्ट्रॉन B का, सपोज करो। ठीक है, अब ये एक बॉन्ड बनने में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि इन दोनों में से कोई एक ऐसा एटम होगा जो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हल्का सा अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि सपोज करो ये B है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नॉर्मली तो ऐसे रहने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यानी कि ये A है ये B है, इनके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं नॉर्मली। ठीक है, बट सपोज करो कि B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका मतलब क्या होगा, ऐसे होगा, B ने इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से अपनी डायरेक्शन में खींच लिए। ठीक है, तो बस इसी टेंडेंसी को, अब ये बॉन्ड तो दोनों का है, अभी भी दोनों का ही कहलाएगा, बट इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ है, थोड़े से ज़्यादा झुके हुए, उस एटम को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलते हैं। जिस एटम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा खींचने की, इलेक्ट्रॉन्स कौन से, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड, है ना, वो अपनी तरफ खींचने की जिस एटम की टेंडेंसी होती है उसी को हम उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, और उस एटम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है ये एक डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी है।
ठीक है, सिर्फ एक टेंडेंसी है, सिर्फ एक कैपेसिटी है, इसको बस डिज़ायर है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, इसकी आदत है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नॉट एन एनर्जी, ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, है ना। अब स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, काफ़ी स्केल्स इसके लिए बने हैं इसको मेजर करने के लिए, बट सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड है आपका पॉलिंग स्केल बाय लिनस पॉलिंग, ठीक है। आपको उसको लाइनस बोलना है, लिनस बोलना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो पॉलिंग ने ये स्केल दिया था, पॉलिंग स्केल, इन 1932। उन्होंने बताया कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है, 4। उन्होंने फ्लोरीन को एक आर्बिट्रेरली नंबर दे दिया है, कोई कैलकुलेशन कुछ करके नहीं दिया है, 4 नंबर दे दिया है इसको, ठीक है। और लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी बताई है, सीजियम की। सीजियम की कितनी है, 0.7। बस इतना ही याद रखना है। अब आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। देखा, इन दोनों के बेसिस पे हमने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, ठीक है। तो अब आपको पता है कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चाहता है, थोड़ा सा हम अपना कॉमन सेंस यूज़ करने की कोशिश करेंगे। कोई एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी कि उसका न्यूक्लियस इस तक पहुंच पा रहा है ना, आसानी से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो वो किस एटम में होगा, जिसका साइज थोड़ा छोटा होगा या जिसका न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा ज़्यादा होगा। तो जिसका एटम का साइज थोड़ा छोटा होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना, वो ईजिली। अब खुद सोचो, यहाँ पर आपके एक एटम इतना बड़ा है, दूसरा एटम इतना सा है, तो ये जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, है ना, क्योंकि इसमें तो डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज छोटा होगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, ठीक है। अगर दूसरी बात क्या है, न्यूक्लियर चार्ज के केस में अगर हम देखें, अगर मान लो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं, है ना, मान लो साइज सेम है, सपोज करो साइज थोड़ा सेम सा है ना, तो इस पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, जिस पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इस पे कम है, तो ये ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज वाला भी अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, समझ के, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ बताया कि एटॉमिक साइज अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा, जिसका एटॉमिक साइज कम होगा, तभी मैंने लिखा है एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा एलिमेंट, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो ऑब्वियस बात है ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है। चलिए अब हम इसके ट्रेंड्स देखते हैं, ठीक है। तो चलिए रुको, मैं आपको इसको टेबल से ही बता देती हूँ। अब देखो, जैसे हम लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं, साइज़ छोटा होता जा रहा है। अब साइज़ छोटा होता जा रहा है तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, है ना। तो यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सबसे ज़्यादा होगी। और आपको मैं यहाँ पे ये चीज़ बता भी देती हूँ कि हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, वो हैं फ़ोन। आपने फ़ोन से याद रखना है, आप कॉल करते हो एक दूसरे को, राइट, आपने फ़ोन से याद रखना है, FON। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम नाइट्रोजन, और ये तीनों ही हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, समझ गए, ठीक है। अब अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज कम होगा, एटॉमिक साइज कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, है ना। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा है, एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि वो उतना ईजिली खींच नहीं पा रहा है इलेक्ट्रॉन को, है ना, बड़ा हो गया, काफ़ी जगह घेर ली है, ठीक है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं पाएगा। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस विच मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, समझ गए, ठीक है। तो यही है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, है ना। एग्जाम्पल दे देना आपने, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं तो आपने बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह हैं, एग्जाम्पल ज़रूर दे देना है। अब फिर बात करते हैं हम एक कुछ छोटे छोटे चीज़ें, टॉपिक्स रह गई इस चैप्टर में, जैसे डायगोनल रिलेशनशिप, है ना। तो आपने डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है कई बार बोर्ड एग्जाम्स में। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, डायगोनल आपको मतलब पता है ना, डायगोनल ऐसे, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड शो रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज विद नेक्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। तो इन एलिमेंट्स को ब्रिज्ड एलिमेंट्स कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ ऐसे ब्रिज्ड रिजेम्बलेंस, डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रही हैं, रिजेम्बलेंस शो करती है किसके साथ, जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, ठीक है, ये आपका लिथियम है ना। तो लिथियम जो है वो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में हो रहा है ये, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप याद रखना। लिथियम जो है उसके कैरेक्टर्स, उसके जो प्रॉपर्टीज है वो रिजेंबल करेंगे मैग्नीशियम के साथ,
हो गया डायगोनल रिलेशनशिप। इन सब को भूल जाओ और बेरिलियम के डायगोनली देखो कौन है, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो बेरिलियम एल्यूमिनियम के जैसे कैरेक्टर शो करेगा, बोरोन जो है सिलिकॉन जैसे कैरेक्टर शो कर रहा है ना, कार्बन जो है फॉस्फोरस जैसे। तो इसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। और ये जो एलिमेंट्स हैं ना, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम, ये ब्रिज्ड एलिमेंट्स हैं। बोरोन और सिलिकॉन ब्रिज्ड एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम ब्रिज्ड एलिमेंट्स हैं। समझ में आया? इसी को हम डायगोनल रिलेशनशिप्स बोलते हैं। तो आपने ये एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है एग्जाम्पल्स ज़रूर लिखने हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे। नोट, छोटा सा मैंने नोट दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल्स जो है वो ज़्यादा होती है, सॉरी कम होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। हमने पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो इधर मेटल्स हैं इधर नॉन मेटल्स हैं, तो मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स के कंपेरिजन में कम होगी, है ना। नॉन मेटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़, मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, बट मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजने की टेंडेंसी। तो इसको हम नाम दे देते हैं फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ठीक है। बस ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये कॉम्पिटिटिव में काम आ सकती है, ठीक है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स जैसे कि हमारे ऑक्सीजन, फ्लोरीन एटसेट्रा, ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम रिस्पेक्टिव ग्रुप्स ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे ये फ्लोरीन है, उससे पहले ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन आता है। वेट लेट मी चेंज इट्स कलर। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये क्या है, अपनी अपनी फैमिली के पहले पहले मेंबर्स हैं, है ना। तो इनकी अपनी अपने ग्रुप के पहले मेंबर्स हैं। तो क्या होता है ना, यूजुअली इनके जो अपने मेंबर्स के कंपैरिजन में इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। जैसे नाइट्रोजन की बाकी जो इसके फॉस्फोरस है, न्यूज़पेपर आज सब पिकेगा, है ना, ये बाकी सब एलिमेंट से थोड़ी सी अलग इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी। वैसे ही ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी सल्फर, ठीक है, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम से थोड़ी सी अलग होगी। वैसे ही फ्लोरीन की बाकी जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनसे थोड़ी सी अलग होगी। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और अपनी और बहुत छोटे साइज होते हैं इनके, ठीक है। अब नेक्स्ट है, एक छोटा सा नोट और है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, यानी कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है ना। यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है। अगर आपकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो मतलब आप नॉन मेटालिक ज़्यादा हो, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, समझ में आया। और जो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है इजीली, उसी की हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। तो हमने सब कुछ यहाँ रिलेट कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है। ये बस ऐसे ही छोटा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा ज़्यादा हायर लेवल की इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। चलिए, अब आपको नेक्स्ट हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो हमारे ग्रेडेशन होती है ना। तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे चेंज करेगा। पहले फॉर मेटल्स के केस में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते हैं, ठीक है, डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करते हैं। आपके पास दो एटम्स हैं, कोई भी सॉल्यूशन ले लो ए, ठीक है, सॉरी मेटल्स ले लेते हैं ना। मेटल्स में हर एक एटम ए है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, उसको तोड़ेंगे तभी तो वो बॉयल होगा, उसको तोड़ेंगे तभी तो मेटल मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने पर विश्वास रखता है, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि डाउन द ग्रुप क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल का डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा भाई? ईजिली, मतलब कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाएगा, कम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है नीचे की डायरेक्शन में जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, है ना। उस वजह से क्या हो रहा है, जैसे साइज बड़ा होता जाएगा ना, तो दोनों एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो? दोनों एटम्स के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये है ना, ये साइज बढ़ गया नीचे आते आते। ये अब इन दोनों के बीच को, इन दोनों को तोड़ना, इन दोनों को अलग करना इजी हो जाएगा। थोड़ा सा हीट करेंगे मेल्ट हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। थोड़ा सा हीट करेंगे बॉईल हो जाएंगे, समझ के। तो इसको हम कहते हैं, इसीलिए डाउन द ग्रुप आपके मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, ईजिली दूर हो जाते हैं ये। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बॉयल इजीली हो जाएंगे और मेल्ट इजीली हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कम होता जाता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। आई होप समझ आ गया हो। अब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं।
देखो नॉन मेटल्स में भी डाउन द ग्रुप तो सेम ही चीज़ है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। और उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी साइज तो बड़ा हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या केस है, नॉन मेटल्स के केस में इनके बीच में जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो यूजुअली वैसे तो वीक होती हैं, ठीक है, यूजुअली वंडरवॉल फोर्सेस वीक होती हैं, बट नॉन मेटल्स के केस में ये वंडरवॉल फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, मतलब काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। उस वजह से ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में बढ़ जाती है, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स बढ़ चुकी है। उस वजह से क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो ना, इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं, है ना, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर है इनमें, ठीक है, और मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है, तो क्या हो जाता है कि ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको पोलराइज करना इजी हो जाता है, ये मोर पोलराइजेबल यानी कि डाइपोल बना सकते हैं। डाइपोल का मतलब देखो मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं, आपके पास ऐसा सर्कल है, उसमें हर जगह कहीं पॉजिटिव चार्ज, कहीं नेगेटिव, कहीं पॉजिटिव चार्ज, कहीं नेगेटिव चार्ज भरे हुए हैं, ठीक है। जब इसको हम पोलराइज करते हैं, पोलराइज करने का मतलब क्या है कि नेगेटिव 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 चार्ज एक साइड, पॉजिटिव 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 चार्ज एक साइड, इसी को हम डाइपोल बोल देते हैं, इसी को हम पोलराइज्ड मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हमारे बड़े बड़े जो नॉन मेटल के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम ले लेते हैं कि भाई ये बहुत बड़े बड़े हैं, इनके पास स्पेस बहुत खुला सा है, तो हम इनको ऐसे पोलराइज कर सकते हैं कि भाई एक साइड नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, एक साइड पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। तो दूसरा ये ए भी वैसा ही है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है नॉन मेटल का, तो एक साइड नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, एक साइड पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, इस बी वाले में इधर ही नेगेटिव नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये दोनों पोलराइज हो गए अलग अलग। अब देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, है ना, तो क्योंकि इनके बीच में इस वजह से वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ जाती हैं, इस वजह से नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को पसंद करते हैं, है ना, उस वजह से क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बन जाती हैं इनके बीच में, जिसको हम वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं। और इन वंडरवॉल फोर्सेस, एक्सट्रीमली सॉरी, नॉट वंडरवॉल, दिस इज वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। तो वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गई, उस वजह से इनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, इनको मेल्ट करने के लिए, मेल्ट कब होंगे, जब ये दोनों अलग हो जाएंगे, बॉयल कब होंगे, जब ये दोनों अलग हो जाएंगे, है ना, तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, उस वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हीट लगानी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगेगा, ज़्यादा हाई टेम्परेचर मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, समझ के। तो इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप फॉर नॉन मेटल्स इंक्रीज करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है और इससे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स देखने को आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव में भी। नेक्स्ट है आपका अक्रॉस अ पीरियड। तो अक्रॉस अ पीरियड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ग्रुप 14 तक पहले इंक्रीज करेंगे, उसके बाद डिक्रीज कर जाएंगे, समझ के। पहले तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे, यानी ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा हीट करने के लिए, जैसे ही ग्रुप 14 आएगा उसके बाद फिर से हमें कम ही टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएंगे और बॉईल हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो मेटल्स में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनता है आपस में, है ना, तो जैसे ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 3 तक देख लो, ठीक है। तो आपके जो मेटल्स हैं वो उनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से उनको तोड़ना पड़ेगा, ये आपका एक एटम है, दूसरा है, इनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट लगानी पड़ रही है। उस वजह से ग्रुप 1 से लेकर जब हम मूव करते हैं ग्रुप 14 तक तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है। पर जैसे ही कार्बन फैमिली आ जाती है उसके बाद से हमें उतना ज़्यादा जो एनर्जी है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ईजिली टूट जाते हैं, ईजिली बॉयल हो जाते हैं। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर्स और मास नंबर की, ठीक है। तो पहले एटॉमिक नंबर के बारे में बता देती हूँ, ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपके बहुत काम आएगी, केमिस्ट्री जो भी पढ़ता है उसको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स हैं। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, जेड से इसको डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैं आपको बहुत बार इस पूरी क्लास में मैंने आपको समझाया है, एटॉमिक नंबर के बारे में बार बार बात की है मैंने, है ना, शुरुआत की 1-2 क्लासेस में। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती है कभी भी, एक्सेप्ट फॉर फ्यूजन और फ्यूजन के टाइम पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है। अगर न्यूट्रल स्पीसी है, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो डायरेक्ट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर बन जाता है अगर न्यूट्रल स्पीसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखना।
जैसे कि सोडियम है, कोई चार्ज नहीं है सोडियम के ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है, 11 होना था इधर, है ना। सोडियम है, न्यूट्रल स्पीसी है, एटॉमिक नंबर 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमेशा सेम रहेंगे, जितने एटॉमिक नंबर है उसमें कोई छेड़खानी नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, तभी न्यूट्रल है ना। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। बट अगर चार्ज्ड स्पीसी है, मान लो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर में से जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने माइनस कर दो। ये ट्रिक है एक, मैंने आपको इसके पीछे की कहानी समझा दी है ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में, ठीक है, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखेंगे। एटॉमिक नंबर सोडियम का वैसे तो 11 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 रहेगा। मैंने कहा प्रोटॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 11 माइनस 1 10, 10 इलेक्ट्रॉन है, वो 10 प्रोटॉन को तो कैंसिल आउट कर रहे हैं, बट एक प्रोटॉन का चार्ज दिख जाता है सोडियम पॉजिटिव के ऊपर, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया है सोडियम ने, तब वो सोडियम पॉजिटिव बना, है ना, समझ के। सेम चीज़ नेगेटिव के साथ, जो आपका क्लोरीन है, सिंपल क्लोरीन के पास 17 एटॉमिक नंबर है, तो 17 प्रोटॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन, बट अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 18 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएं, तो जो प्रोटॉन है वो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को तो बैलेंस आउट कर लेते हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिख जाता है क्लोरीन पर, ठीक है। तो जब हम Cl नेगेटिव देखते हैं, एटॉमिक नंबर इज 17, प्रोटॉन भी 17 है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, 17 होने थे ऐसे तो जब न्यूट्रल होता, बट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है तो +1 कर लेते हैं, ठीक है। और नो टू एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, ये हमें पता है। गिव्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अब देखो जो भी आपका एटॉमिक नंबर है उससे हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता चलती है। एटॉमिक नंबर 13 यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 2,8,3 मिल गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हेल्प्स लोकेट एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर की वजह से ही एलिमेंट्स को लोकेट किया जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन्स का पता चलता है, इलेक्ट्रॉन्स हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लेते हैं, और हमें पता है लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, ये हमें ग्रुप के बारे में बताते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स हमें पीरियड के बारे में बताते हैं। 3 नंबर ऑफ शेल्स है, 2,8,7, तो थर्ड पीरियड, लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट यहाँ पर हम 10 ऐड कर लेते हैं। हम 10 ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रुप 2 के बाद हम सीधा जंप करते हैं ग्रुप 13 पे, ठीक है। तो इसलिए हमें जैसे ही आपके पास बड़े एटम्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें से 10 ऐड करना शुरू कर देते हैं। जैसे 7 है तो 10 ऐड कर दो। 1 और 2 के बाद, ठीक है, 1 और 2 के बाद इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं हमारे पास 3, तो 3 में 10 ऐड कर दो, 13th ग्रुप का एलिमेंट है। 4 आ गया, 4 में 10 ऐड कर दो, 14th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल दिखा ही देती हूँ मैं, वेट, आज हम इस चैप्टर को क्लोज ही कर देते हैं ना। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका 4 है, 4 के बाद 10 हमने स्किप कर दी, इसीलिए जैसे इसमें क्या आ जाता है 2,2 है ना, तो ये सेकंड ग्रुप का है। वैसे ही बोरोन जो है 2,3, वैसे तो ये थर्ड ग्रुप का होना चाहिए, बट क्योंकि बीच में 10 हमने 10 ग्रुप जो है वो यहाँ पे है ही नहीं बीच में 10 एलिमेंट्स, तो हम डायरेक्ट इसमें 10 ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 13 का एटम। देख लिया, बोरोन जो है 13th ग्रुप की का मेंबर है। क्लियर है, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मास नंबर की। मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए से लिखते हैं, और ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और नोट करने वाली बात ये है, और हमेशा ये याद रखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। और आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो भी एलिमेंट्स जिनका न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय प्रोटॉन रेशो 1 होता है वो स्टेबल होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है। बट जिनका एलिमेंट्स का रेशो जो न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय प्रोटॉन रेशो 1.5 के अराउंड होता है, 1 से ज़्यादा है, वो रेडियो एक्टिव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम, ठीक है। बट यूजुअली हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर ही होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। इसमें से कोई भी टॉपिक का अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप चाहते हो मैं अच्छे से आपको समझाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपको ये क्लासेस थोड़ी बोरिंग लग रही होंगी, बट अगर आप चाहते हो मैं क्विक रिवीजन भी करवाऊँ इस टॉपिक का, तो मैं पूरा चैप्टर एक ही क्लास में भी समराइज़ कर सकती हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ रखा है, ठीक है। बट अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और आप खुद को थोड़ा स्लो समझते हो, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप मेरी क्लासेस को फॉलो करें, क्योंकि
मैंने जैसे पिछले क्लास में भी कहा था कि मुझे भी बहुत ज़रूरत थी जब मैं पढ़ रही थी 10th क्लास में, एंड आई शिफ्टेड फ्रॉम सरकारी स्कूल टू अ प्राइवेट स्कूल, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, बट देन आई नीडेड अ गाइड एट दैट टाइम, एंड आई एम ट्राइंग टू बी दैट गाइड फॉर यू। तो मेरे साथ बने रहेंगे, आगे आने वाली क्लासेस भी मैं ऐसे ही बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।